नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और आप सभी से शुभकामनाएं शेयर करना चाहता हूं। पूरे राजस्थान ही पूरे देश भर के मेरे जो युवा साथी हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो निरंतर लगातार हमसे हर चीज में हमारा साथ देते हैं और हमारा संपर्क बनाए रखते हैं, उनको भी, और जो लोग नहीं जुड़े हुए उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आज दीपावली पे मैं यही जयपुर रुका, घर नहीं गया वहां पे, और जयपुर ही हम लोग दीपावली बना रहे हैं इस बार। और दीपावली का इस बार शायद वो उस तरह का रश भी नहीं है जिस तरह का होता है हमेशा। कोविड ने यूं मान लीजिए कि दीपावली काफी लोगों की डाउन कर दी, क्योंकि बिजनेस और जो बेरोजगारी की जो हालात हैं, बिजनेस के खराब हालात हैं हर जगह पे, मतलब 40 से 45% बेरोजगारी दर बढ़ गई है। बहुत बुरी हालात है पूरे देश के फिलहाल इस कोविड की वजह से। तो साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग अगले महीने से एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक रोजगार मेले के रूप में हर महीने हम लोग अलग अलग जगहों पे रोजगार मेले लगवाना शुरू कर रहे हैं। अलग अलग जो कंपनियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं जैसे, तो अलग अलग जगह पे जहां जहां जिन जिन लोगों को हम रोजगार दिला सकते हैं, उसके लिए हमने एक नई कैंपेन शुरू की है। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी हमसे जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग, और जो बेरोजगार हैं, जिनके हालात वास्तव में खराब हैं, जिनके घरेलू हालात खराब हैं, बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं इस बुरे हालात में, तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप स्वयं भी आत्मनिर्भर बनने की प्रयास करें, क्योंकि आज की तारीख में जैसे अदर कंट्रीज है, सारी कंट्रीज में, चाइना ले लो या अदर कंट्रीज ले लो, जो सभी लोग खुद का पर्सनल काम करते हैं और आत्मनिर्भर बन के काम कर रहे हैं देश के लिए। किसी को सरकारी नौकरियों ही नहीं अकेली कि भी सरकारी नौकरियां ही मिले सभी को। प्रयास कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे से अच्छे नौकरियां पैदा हो सके, और जो छोटे छोटे बिजनेस शुरू कीजिए, जिससे क्या है, जैसे चाइना जैसे लोग छोटी छोटी चीजों का उत्पादन करके और अन्य कंट्रीज को सप्लाई देते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपने देश की भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम होते हैं। तो हमें भी इस प्रकार के कार्य करने होंगे, जिससे हमारा देश भी मजबूत हो, देश के पास टैक्स जाएगा, हम लोग अच्छा पैसा और नए नए प्रोडक्शंस करेंगे छोटे से छोटी चीजों के, और लघु उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, और आप काफी अच्छे जो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे, तो वो भी फायदा होगा साथियों। लेकिन मैं अभी मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूं, जो काफी समय से चल रहा था, और उसमें सबसे पहला मुद्दा, जैसे हम लोग इन दिनों में एक नई मुहिम चलाने जा रहे हैं, उस मुहिम के अकॉर्डिंग सबसे पहला मुद्दा ये है कि भाई जितने भी राजस्थान में जिले हैं, उन जिलों से बेरोजगार छात्र परीक्षाएं देने दूर दूर जाना पड़ता है उन सभी को। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसी इशू की वजह से अभी आपको चंद दिनों पहले की बात है, एक बेरोजगार युवा जो पाली से आया मादाराम, उस मादाराम के साथ इतनी बुरी हुई कि भाई वो यहाँ एग्जाम देने आया जयपुर, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, बहुत ज्यादा दुख भी होता है इस प्रकार से कि एक गरीब घर का बच्चा, जिसके माता के गहने तक गिरवी रख के उसने कोचिंग की और उसके पिता ने लोन लेके उसको पढ़ाया, उसके बाद उसकी ये हालत होती है कि वो इतना कुछ होने के, सब कुछ गिरवी होने के बाद वो यहाँ एग्जाम देने आता है और उसकी डेथ हो जाती है। और चंद जो चुटकी भर लोग सिर्फ और सिर्फ लेटर बना के दे देते हैं, या कोई एक दो वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, कोई उसके मामले में एक्शन नहीं लेता है। मैं उस वक्त CHO इन चीजों में व्यस्त था साथियों, तो मैं उस मुद्दे को नहीं उठा पाया ढंग से। हालांकि हमने मुख्यमंत्री से मांग की थी, लेकिन ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, इन घटनाओं का कारण क्या होता है, ये हमें विचार करना होगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, हम लोगों ने दोष दे दिया, भाई चलो ठीक है, ये अमीरजादी थी, उन्होंने गाड़ियों से एक्सीडेंट कर दिया और ये डेथ हो गई, उसकी हो गई। 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, 5 दिन बाद सब भूल जाते हैं इस मुद्दे को। एक आध दो लोग, छोटे मोटे बेरोजगार नेता जो आ जाते हैं सिर्फ वीडियो बनाने का, मीडिया में अपनी खबर छपवाने के अलावा उनका कोई काम नहीं रहता। वो लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और पार हो जाते हैं। वो वीडियो का मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि फायदा क्या हुआ अभी तक। कोई साथियों, हम लोग वहां बैठना चाहते थे, लेकिन एक दिन के लिए उसको डेड बॉडी को रोका भी था, लेकिन उनके जो परिवारजन थे उन्होंने डेड बॉडी को फिर उठा लिया। कोई बात नहीं, उठा लिया। मैंने मुद्दा उठाया थोड़े दिन पहले, प्रसूता वाला मामला चूरू में,
वो मुद्दा पूरा करवा कर हम उठे, उसमें पूरा मुआवजा दिलवाया, सब कुछ करवाया। और आगे से कोई भी प्रसूता की ऐसे मौत होती है तो 1000 बार हर कोई डॉक्टर भी लापरवाही करे या अन्य भी कोई लापरवाही करे गलती से, तो उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। जो राजनीतिक लोग हैं जो इनमें गलत तरीके से यूज करते हैं और इन मुद्दों को उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी कि तुम्हारी दादागिरी भी नहीं चलने वाली कहीं भी इस प्रकार से कि तुम दादागिरी से कोई भी मामले को दबा दोगे। तो ये भी हमने इंडिकेट किया उन लोगों को और अच्छे से इस लड़ाई को लड़ा। तो साथियों, मैं आप सबसे पहले तो एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जिसकी वजह से उसकी जो बेरोजगार की डेथ हुई, और इसी की नहीं, कई बेरोजगारों के आज तक हर भर्ती में, बड़ी भर्ती में 15-15 लाख स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने बाहर जाएंगे, इधर से उधर होंगे, तो छोटी मोटी एक ऐसी घटना होने की संभावना बनी जाती है, हर बार लगभग बन जाती है। तो साथियों, ऐसे में हम लोगों को इसके लिए एक उचित कदम भी उठाना पड़ेगा। हम थोड़े से रुपए में फॉर्म भरने के हमारे स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते और उनको 4-4, 5-5 हजार रुपए लगाकर वो जयपुर एग्जाम देने आते हैं। दुख होता है इस बात का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। तो ऐसे इसलिए मैंने सीएचओ की भर्ती में जो एग्जाम सेंटर्स थे वो आसपास के जिलों में ही करवाए। हमने संभागीय स्तर पर उस परीक्षा को करवाया, जिससे इस कोरोना की इस महाकाल में, इस संक्रमित काल में, संक्रमण से बीमारी फैल रही है ज्यादा से ज्यादा। और इसमें एक बस पे मैंने देखा, छत पे, सिर्फ अकेली छत पे 40-40, 50-50 युवा बैठे थे और दूर दूर का टूर कर रहे थे। तो वो संक्रमित नहीं होंगे तो क्या होंगे? मतलब हम लोगों ने बोला सरकार से कि आप परीक्षा करवाइए, लेकिन हमने ऐसे परीक्षा कराने के लिए भी नहीं बोला था उस भर्ती के लिए, कांस्टेबल भर्ती के लिए, कि भाई आप लोग इस प्रकार से व्यवस्थाएं रखेंगे। कोई व्यवस्था नहीं, कोई मतलब ज्यादातर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार से परीक्षा कराना है तो मत कराइए। क्या मतलब है फिर? आप ये एक जो बेरोजगार है उसकी मौत नहीं हुई है, इसमें कई बेरोजगारों के जरिए से वो संक्रमित होके और अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास जाएंगे, और जो ज्यादातर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है बुजुर्गों की, और उन लोगों के पास जाएंगे और वहां तक वो संक्रमण फैलेगा। ये मान लीजिए कि हमने और ज्यादा कई मौतों का इंतजाम कर दिया इन लोगों ने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं कहता हूं कि भाई नहीं होगी किसी की भी डेथ, लेकिन कम से कम संक्रमण तो फैला है ना। तो साथियों, इस प्रकार से सरकारों को जो फैसले लिए जाते हैं, अब 90,000, 70 से 80 हजार युवाओं ने सीएचओ का भी एग्जाम दिया, लेकिन क्या मजाल की किसी को ऐसे दिक्कत आई हो। मैं कहना चाहता हूं 3 दिन की मैंने मांग करी थी कि कांस्टेबल भर्ती की कम से कम 5 या 6 दिन एग्जाम चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संक्रमित नहीं हो, युवा परेशान नहीं हो, और उन्हीं के स्थानीय जिलों में या आसपास के जिलों में उनको एग्जाम सेंटर दिए जाएं जिससे फायदा हो सके। तो मेरी सरकार से सबसे पहली मांग यह है कि ऐसे बेरोजगारों की बार बार कभी बाहर जाके ऐसे मौत नहीं हो, ट्रेनों में छतों पे नहीं चढ़ के जाना पड़े, इतने लोगों को इकट्ठा होकर नहीं जाना पड़े, एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग की स्पेशल पालना हो। तो साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मतलब सरकार इस मुद्दे पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, और इसमें जो युवा है जिनके एग्जाम सेंटर बाहर दिए जाते हैं उनको उन्हीं के स्थानीय जिलों में या कम से कम 70-80 किलोमीटर से ऊपर का एग्जाम सेंटर दूरी का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सरकार व्यवस्थाएं करे, जिस प्रकार से हरियाणा में भी अभी थोड़े दिन पहले उप मुख्यमंत्री थे वहां के, उन्होंने ये नियम लागू करवाया है जिससे दूर नहीं जाना पड़ता किसी भी विद्यार्थी। दूसरी बात, जो बाहरी राज्यों का कोटा है उसका मुद्दा केवल मुद्दा बन के रह जाता है हर बार, लेकिन इस बार इस मुद्दे को मजबूती से हम उठाएंगे। बाहरी राज्य लगभग 20 राज्य ऐसे हो चुके हैं जो राज्य मतलब जिन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है कि भाई 3 या 5% से ज्यादा लोग उनके जो स्थानीय जो स्टेट है उसको छोड़कर उसके बाहर के जितने भी स्टेट्स हैं उनके लोगों को 3 या 5% से ऊपर वो अपनी सरकार में वहां पे स्थानीय भर्तियों में मौका नहीं देने देते। एक तरीके से रिजर्व कर रखे उन्होंने सीटें, और वो रिजर्व करने के जो नियम वो जिस प्रकार से बनाते हैं उन तरीकों से वो रिजर्व हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र में कोई भर्ती होगी तो उसमें मराठा भाषा आनी चाहिए या स्थानीय भाषा, लोकल भाषा आनी चाहिए, जिससे बाहर के विद्यार्थी अपने आप ही उस भर्ती से बाहर हो जाते हैं, तो स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलता है वहां पे। तो मैं राजस्थान के जितने भी युवा हैं उनको ही रोजगार मिले, इसके लिए कुछ ऐसे सरकार नियम बनाए जिससे बाहर के लोगों को कम और राजस्थान के स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। साथियों, दूसरा मुद्दा हमारा ये है। तीसरा मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि जो अभी जितनी भी
अभी एग्जाम्स हुई, जितने भी ये जो महाकाल चल रहा है संक्रमण का, इस वक्त परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, फिर भी जबरदस्ती परीक्षाएं करवानी पड़ रही है कई। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं सरकारों से कि जैसे मेडिकल छात्रों को अब तक प्रमोट नहीं किया है, उन छात्रों को, नर्सिंग छात्रों को, फार्मासिस्ट छात्रों को या पैरामेडिकल अदर जो भी छात्र हैं जिनको केंद्रीय काउंसिल से ऑर्डर जारी हो चुका था प्रमोट करने का, और उनको प्रमोट एग्जाम नहीं करवा के इंटरनल और इनके सेशनल्स के आधार पे उन लोगों को आगे की कक्षा में भेज के और उनको अगली कक्षा की तैयारी करवाना। क्योंकि आप लोगों ने इतनी ड्यूटियां लगाई, इतने छात्रों ने अगर किसी ने साथ दिया तो सबसे ज्यादा मेडिकल के छात्रों ने साथ दिया, उसके बावजूद मेडिकल छात्रों के साथ इतना गलत सरकारों ने किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक गहलोत और जो रघु शर्मा जी है, इनको तो सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चिंता मत कीजिए साथियों, क्योंकि रघु शर्मा जी है। अब मैं आपको एक बड़ी भर्ती के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट डाले थे कि भाई भरत बेनीवाल जी, ये बात हो ही नहीं सकती। कई लोगों ने ये कहा था कि भाई भर्ती के नियमों में, फार्मासिस्ट भर्ती की मैं बात करता हूं साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती की बात चल रही है। 1736 पद थे, उसको लिखित परीक्षा से मैं करवा के लाया था। लेकिन जो फार्मेसी में संविदा कर्मी हैं, उनका पक्ष लेते हुए कर्मचारी संघों ने काफी अच्छे से उनकी डिमांड रखी और मजबूती से उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया। और आज देख लीजिए आप, जो मैंने बोला था वही हो गया। जो इंसान मेरे पे विश्वास नहीं करता, अंत में वो बात सच्चाई आगे चल के निकल के सामने आ ही जाती है साथियों, और वो सच्चाई सामने निकल के आ गई है। मैंने कहा था कि फार्मासिस्ट भर्ती है, उसमें रियल बता रहा हूं साथियों आप लोगों को कि इसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। इसमें नियमों में वापस संशोधन होने के लिए इस भर्ती की फाइल डेट आगे से आगे बढ़ाई जा रही है। 2 बार बढ़ाई जा चुकी थी और साथियों फिर से अपडेट, अब भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। और आज का न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की खबर आप लोगों ने देख ली होगी कि साफ शब्दों में लिखा है कि भर्ती के नियमों में बदलाव होगा, और बाकायदा उसमें नीचे की साइड में साफ साफ लिखा है कि भाई उसमें मेरिट आधार पर भर्ती होने की संभावना है, जैसे पहले वाली भर्ती हुई थी। इससे पहले वाली जो भर्ती हुई थी साथियों फार्मासिस्टों की, वो मेरिट और बोनस आधार पर हुई थी। और जबकि इससे पहले वाली लिखित परीक्षा से मैं करवाया लाया था बोनस अंकों के आधार पर। वो उस टाइम नर्सिंग और फार्मेसी दोनों भर्तियां हम लोगों ने लिखित परीक्षा से फाइनल करवा ली थी ये वाली। लेकिन नर्सिंग की भर्ती में भी वही हुआ कि भाई संविदा कर्मियों का पक्ष कर्मचारी संघों ने रखा, कई विधायकों ने रखा, क्योंकि वो लोग संविदा पे अभी काम कर रहे हैं। और क्या है, विधायकों को और उनको विधायक वगैरह अपनी पेशेंटों के लिए उनको फोन कर देते हैं, उनकी अच्छी जानकारियां हो जाती है। तो स्थानीय इलाकों से सभी का दबाव होने के कारण उस भर्ती में वापस मेरिट, ये वाली भर्ती फार्मासिस्ट की भर्ती भी मेरिट पे होने की संभावनाएं हो चुकी है। ये आप लोगों को पता होगा साथियों। इसमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो 20,000 अभ्यर्थियों ने जिन्होंने फॉर्म भरे थे फार्मासिस्ट भर्ती में, आज उनमें से कम 17-18 हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो नए सिरे से भर्ती को देना चाहते हैं। लिखित परीक्षा से 18,000 अभ्यर्थी चाहते हैं कि लिखित परीक्षा से वो भर्ती हो, कम से कम 15,000 तो चाहते हैं साथियों। तो आप लोगों के भविष्य के साथ वापस खिलवाड़ होने की संभावनाएं हैं। आप लोग साथ दीजिए, नहीं तो ये लिखित परीक्षा से भर्ती नहीं हो पाएगी, वही मेरिट आधार पे होगी और वो पूरी तरह से फर्जीवाड़े होंगे। कि बाहर से जैसे पैरामेडिकल की भर्ती में फर्जीवाड़े होने की संभावना हुई, लेकिन हम लोगों ने अधीनस्थ आयोग पर प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और उसके बाद तुरंत लिस्टें निकलवाने का काम किया, जिससे बाहर की जैसे अब YBN यूनिवर्सिटी है उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया पैरामेडिकल में, और राजस्थान RPMC में अभी रजिस्ट्रेशन होने की संभावना हो रही है। कोर्ट से आदेश दिया है वो लोग। अब ऐसे इस प्रकार से चलेगा तो मेरे हिसाब से तो फर्जीवाड़ों के अलावा कुछ नहीं होगा। लिखित परीक्षा से हर एक भर्ती हो, ये हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है पूरे भारत का। तीसरा जो मुख्य मुद्दा मैंने बताया आप लोगों को, पूरे भारत में सब जितनी भी भारत में ही नहीं अपितु अपने राजस्थान में तो सबसे मुख्य तौर पे हम लोग कहना ही चाहते हैं कि जितनी भर्तियां हो, चाहे वो चपड़ासी की हो या बड़े से बड़ी भर्ती हो, सारी की सारी रिटर्न एग्जाम पे हो। और RPSC ले, नहीं तो कोई भी जो एक संस्थान अधीनस्थ आयोग ले, कोई भी ले, लेकिन लिखित परीक्षा से भर्तियां होनी चाहिए मेरिट आधार पे। जैसे पैरामेडिकल की अभी मेरिट की भर्ती चल रही है, उसमें फर्जीवाड़े होने की ज्यादातर संभावना है, क्योंकि फर्जी डिग्रियां बनवा लाते हैं। यूनिवर्सिटी जितनी फर्जी है पूरे इंडिया में कई, कि वो तुरंत डिग्रियां बना के दे देती है साथियों। मतलब 5-5, 10-10 दिन में डिग्रियां बना के दे देते हैं। तो साथियों जो वास्तव में रियल में उसका हकदार होता है उस भर्ती का, उस नौकरी का, वो व्यक्ति इस भर्ती में नहीं लग पाता है और इस प्रकार से उनके साथ धोखा होता है। तो उस धोखे को रोकना हमें
फर्जी लोगों पे ज्यादा से ज्यादा रुकावट पैदा करनी है। साथियों मेरे पास तो खूब धमकियां भी आती है जो फर्जी लोग हैं उनकी तरफ से कि भाई इस भर्ती को ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। धमकियां तो क्या देंगे वो, उनकी औकात क्या है धमकियां देने की, तो क्योंकि इलाज बिठाने में तो अपन नंबर 1 है साथियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, साफ तरीके से लड़ेंगे, लेकिन आप लोग साथ दें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है साथ देने के लिए हम लोगों से जुड़े। जैसे फार्मासिस्ट भर्ती के जितने भी साथी हमसे जुड़े, जिससे हम मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ा सके साथियों। और इस फार्मासिस्ट भर्ती को लिखित परीक्षा से कराने की कोशिश करें। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 1736 से ज्यादा पद बढ़ेंगे। साथियों मैं आप लोगों को यह कह देना चाहता हूं कि इसमें इसलिए पद बढ़ाए जा रहे हैं ताकि संविदा कर्मी जो संविदा पे लगे हुए हैं उनको मेरिट और बोनस मिलने के बाद क्या उनमें कुछ एक गिने चुने फ्रेशरों का नंबर आ जाता है, तो संविदा कर्मी पूरे के पूरे परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इस वजह से ये पदों में बढ़ोतरी, हालांकि पद बढ़ाना हम भी चाहते थे शुरू में। मैंने इसके अंदर टोटल 4200 से 4300 पदों की फाइल बनवाई थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजट कम होने की बात कह के और धीरे धीरे इस पदों को 1776 पद कर दिया था साथियों। पहले 4258 पद इसमें हम लोगों ने सेक्शन करवाए थे लगभग, और साथ ही कम होते होते ये डाउन होते होते देखिए 1736 पदों पे तो लाके छोड़ दिया। और इसी प्रकार से इन भर्तियों की हालत की जाती है साथियों। दूसरा, लिखित परीक्षा से अगर सारी भर्ती होगी तो सारी पारदर्शी होगी। राजस्थान में एक भी भर्ती संविदा पे नहीं आने देंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यूटीपी हो चाहे पीपीपी मोड हो या अन्य हो, सारी की सारी भर्तियों के खिलाफ हमारी चौथी मांग ये है कि कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई संविदा पे भर्ती नहीं होने देंगे। जो भर्ती होगी वो स्थायी रूप से होगी। राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी है वो स्थायी रूप से होंगी। इसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अब। और जितनी भर्तियां होंगी पारदर्शिता से होंगी। कार्मिक विभाग से भी हम जल्द से जल्द इनके लिए एक नियम तैयार करवाएंगे सभी भर्तियों के लिए। जब केंद्र की सरकार एक भर्ती एक परीक्षा करा सकती, सारी भर्तियां एक परीक्षा करा सकती है एक तरीके से, तो हमारे राजस्थान में सारी भर्तियों के लिए एक अलग अलग परीक्षा बार बार करवाते हैं, तो उसमें लिखित परीक्षा से ही क्यों नहीं करवाते। किसी के कुछ नियम बदल दिए, किसी के कुछ नियम बदल दिए, किसी में किसी को आप परमानेंट करना चाहते हो, किसी में किसी को फायदा देना चाहते हो। इन सरकारों का समझ में नहीं आता ये किसको तो फायदा देना चाहती है। ज्यादातर लोग जो इन लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको फायदा देने के लिए हर भर्ती में बदलाव करते हैं। और ऐसी सरकारों के खिलाफ हम एक बड़ी जंग छेड़ेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। राजस्थान की राज्य सरकार जो है उसमें चिकित्सा मंत्री माननीय रघु शर्मा जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब केकड़ी में अब आपका नंबर है और अजमेर में आपका नंबर है, जो स्थानीय आपका इलाका है उसमें आपके खिलाफ जबरदस्त तरीके से हम आंदोलन शुरू करेंगे। केकड़ी के जितने भी साथी हैं वो मेरे पास मैसेज करें, अजमेर के जितने साथी हैं वो मेरे पास मैसेज करें, अजमेर लिख के अपने नाम के आगे, और वो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो हमारा साथ दे सकते हैं, वो हमारे पास सेंड करें मैसेजेस, जिससे हम इस लड़ाई को मजबूत कर सके साथियों। उससे अगली बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जितने भी साथी हैं जो जुड़े हुए हैं हम लोगों से, वो उनको सभी को दीपावली की एक बार फिर से शुभकामना देता हूं। लेकिन दीपावली अगली अच्छी बनानी है, तो उस दीपावली से यानी 1 साल का वक्त हमारे पास है। 1 साल के अंदर हमने टारगेट्स लिए हैं, बहुत ही अच्छे से टारगेट है सारे के सारे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम बात करना चाहते हैं। लेकिन साथियों कुछ साथी हैं जो प्रमोट का जो मुद्दा है, वो प्रमोट का मुद्दा अगर इस प्रकार से सोल्व नहीं होता है, तो मैं प्रमोट के मुद्दे पे आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि साफ सीधी बात है, या तो सरकार ठीक है परीक्षा कराना भी चाहती है 1% भी, तो कम से कम 10 अंक से 15 अंक उनको बोनस दिए जाए, और उनकी जो कॉपीज जो है चेक होंगी वो इस प्रकार से थोड़े से रियायत बरतते हुए उनकी कॉपियां चेक हो। क्योंकि ढिलाई बरतते हुए, क्योंकि जो उन छात्रों के साथ हुआ है 8-8 महीने तक कोई क्लास नहीं चली है, उसके बावजूद सरकारों ने परीक्षाएं करवाई है। उनका सिलेबस कम करना चाहिए सरकार को। पहले जो सिलेबस था उसका 50% सिलेबस पे एग्जाम हो, और ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चंस आए, और दूसरा सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रख दिए जाए, या इस प्रकार से हो कि ऑनलाइन जो घर पे बैठ के वो लोग एग्जाम दे सके, क्योंकि संक्रमण का बहुत ज्यादा खतरा है। दिनों दिन मरीज इतने भयंकर बढ़ते जा रहे हैं। कल के फ्रंट पेज की यही खबर थी सबसे बड़ी, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी, कि भाई बहुत ज्यादा ये संक्रमण अलग तरह से फैल रहा है अभी फिलहाल, और बहुत धीरे धीरे 30-40 दिन के अंदर धीरे धीरे ये फैलता है और पता भी नहीं चलता, और अचानक से इसमें अटैक वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। और बहुत ज्यादा परेशानी वाला जो अभी चल रहा है कोरोना महाकाल, इसके अंदर छात्रों के साथ कुछ गलत नहीं हो, उन छात्रों की वजह से उनके घर वाले संक्रमित नहीं हो। कल को चलो युवा है तो वो तो फिर भी बीमारी से लड़ लेते हैं, लेकिन उनके बुजुर्ग हैं, उनसे जो जाके मिलेंगे वो लोग, तो उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो साथियों मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं
हूं कि अब जो ये हमारा महासंग्राम चल रहा था, ट्विटर अभियान मैंने चलाया था, ट्विटर अभियान में प्रमोट वाले साथियों ने कोई ज्यादा वो नहीं किया, तो मुझे दुख हुआ इस बात का कि भाई आप लोग अपने खुद के मुद्दे के लिए जागरूक नहीं है क्या? मेरे को 150 लोग ही है क्या जो वास्तव में प्रमोट चाहते हैं, बाकी और कोई लोग नहीं चाहते क्या? मैं साथियों, प्रमोट वाले साथियों से ये कहना चाहता हूं कि अभी जो आंदोलन में जो रेगुलर हमारे साथ आ सके, खास करके जयपुर टीम को कहना चाहता हूं कि जयपुर में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो स्पेशली यहाँ ज्यादा से ज्यादा जुड़े मेरे से, ताकि हर कॉलेज से जुड़े, ताकि हम लोग अब जो प्रदर्शन करें उसमें फोन कर करके हम लोग लोगों को, सभी को मैं खुद फोन कर करके बोल रहा हूं कि भाई प्रमोट के मुद्दे पे हम लोग रैली करने जा रहे हैं, आप लोग क्या सलाह है, कितने तारीख को हम लोग करें, ये फाइनली करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जब परीक्षाओं के इन सब चीजों में ही सरकारों के नियम लागू नहीं होते इस कोविड के, तो फिर हम लोग रैली में क्यों नियम, हम तो किसी से परमिशन नहीं लेंगे, सीधी रैली ठोकेंगे, चाहे वो सिविल लाइन फाटक पे ठोके या रघु शर्मा का घेराव हमें अभी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार चुनाव में गायब हो गए थे। 11 तारीख को हमारा घेराव करने का प्लान था, लेकिन 11 को रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री है वो माननीय साहब राजस्थान में तो सरकार उनसे संभल नहीं रही है और वो वहां पे बिहार में सरकार बनाने गए हैं, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो उन मंत्री जी को हम सबक सिखाएंगे तभी ये काम होगा साथियों, और उनको केकड़ी में उनके प्रत्याशी जितने भी कांग्रेस के अभी जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य खड़े हुए हैं उनको हम चुनाव हरा देंगे। अगर हमारे मुद्दों पे काम नहीं किया, हम लोग उनसे लास्ट बार मिलेंगे अभी, उस चुनाव से पहले मैं आप लोगों को वीडियो भी जारी करूंगा और स्थानीय उनके क्षेत्र में जाकर उनकी कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ मैं प्रचार करूंगा। अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा मेरे साथियों के लिए लड़ने के लिए, तो मैं उस हद तक जाऊंगा। रघु शर्मा जी आप सुन लीजिए, मेरे सभी साथी जितने चिकित्सा विभाग में पीड़ित है, चाहे वो किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो, अब सीएचओ की भर्ती की बात करते हैं साथियों, सीएचओ की भर्ती में कई लोग कह रहे हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। साथियों मेरे पास तो अब तक कोई पुख्ता सबूत इस चीज का आया नहीं है, एक भी बंदे से मेरे पास नहीं आया, जबकि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत फेयर काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन साथियों देखिए, कोई भी भर्ती हो, राजस्थान की नहीं पूरे इंडिया की मैं कह रहा हूं, चुटपुट एग्जाम सेंटरों पे उल्टी सीधी घटनाओं के अलावा लगभग ये भर्ती मेरे हिसाब से फेयर हुई है। फिर भी किसी के पास कोई सबूत है और किसी एग्जाम सेंटर पे कोई गड़बड़ी हुई है कि भाई ऐसे ऐसे चीटिंग हो रही थी, ये हो रही थी, और उसका कोई प्रूफ है अपने पास है, कुछ ऐसी चीजें अपन सरकार को पेश कर सके, एसीबी को पेश कर सके, एसओजी को पेश कर सके, तो साथियों मैं आपका बड़ा भाई भरत बेनीवाल, छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, सारे साथियों से मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई मैं आप सबके साथ हूं, हर तरीके से इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ बनाए रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अभी ट्विटर अभियान चलाएंगे हम लोग, तो ट्विटर पे भी फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब पे भी जो जुड़े, जिससे हम लोग इन भर्तियों में जो हो रही उल्टी सीधी चीजें हो, चाहे नई भर्तियां निकलवाने की बात हो। अब हमारा अगला टारगेट है कि सीएचओ की एक बड़ी भर्ती और निकलवा के लाऊंगा मैं फरवरी से पहले साथियों मेरा साथ दीजिए आप। केंद्र सरकार पे अब हमला शुरू होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो नर्सिंग की जितनी भर्तियां हैं, सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जो नर्सिंग ऑफिसर पदनाम है वो अब तक कर्मचारी नेताओं से सिर्फ एक पदनाम चेंज नहीं हो पाया। ऐसे कर्मचारी नेताओं को मैं कहता हूं कि इनको बंद कर दो, इनसे बात करना भी छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, इनका बिल्कुल बहिष्कार कर दो साथियों। मैं तो ये कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारा तो कभी साथ दिया नहीं। मैं तो इतना जानता हूं, जब भी बेरोजगारों ने अपनी मांगे उठाई तो हमने लिखित परीक्षा की मांग की, तो उन लोगों ने मेरिट की मांग की, उन लोगों ने मेरिट बेस पे भर्तियां कराने की मांग की। साथियों हमेशा इन्होंने खिलाफ में, जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम जाएंगे, खुल के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता और ऐसी तैसी करेंगे। अब कर्मचारी नेताओं आप लोग सुन लो, आपके घर, आपके जहां आप जॉब करते हो वहां आके हम देखेंगे तो आप लोगों को कि काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो सरकार जब नेतागिरी में नहीं करनी आती, केस मुकदमों से तुम डरते हो, जेल जाने से तुम डरते हो, क्यों नेतागिरी में आए हो आप लोग? जबरदस्ती की बातें क्यों करते हो आप लोग? ले लेके पद बैठ जाते हो, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, क्या है? कुछ नहीं है। मेरे नाम क्या, कुछ मत लगाओ आप, ओनली भरत बेनीवाल रखो, कोई पदनाम नहीं चाहिए बोलो, और मैं करके दिखाऊंगा काम। कौन नहीं जुड़ता है मेरे से, कौन नहीं साथ देता, मैं देखता हूं। अरे भैया नेतागिरी करने का इतना शौक है तो केस मुकदमों से डरना छोड़ दो और इन चीजों से किसी भी कोई भी नौबत पे आए, नौकरी जाने का खतरा हो तो उससे भी छोड़ दो डरना। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। 10-10 गुट, 15-15 गुट, 35 ग्रुप बना के छोड़ दिया आप लोगों ने। नर्सिंग में 15 गुट, 10 बना दिए, फार्मेसी में 10 बना दिए, पैरामेडिकल में, ऐसे ही चलता रहेगा क्या पूरी जिंदगी भर? साथियों आप सब लोग एकजुट हो। कर्मचारी संघ वालों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट हो। जो साथ नहीं आएगा हमारे, हम उसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। अब जैसे रघु शर्मा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, वैसे ही उन कर्मचारी संघों के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक से एक आंदोलन शुरू करेंगे।
पहले उनका सिस्टम को उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद ही हम सारे सिस्टम को नए सिरे से मजबूत बनाएंगे और हर कॉलेज से छात्र जुड़ेगा तो हम और ज्यादा मजबूत होंगे साथियों। हालांकि लगभग सभी कॉलेजों से मुझसे छात्र जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आगे भविष्य में भी आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें, जिससे हम हर मुद्दे पे काम कर सके। रही बात 80-20 के इश्यू की, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि साथियों एएनयू ने भी स्ट्राइक की घोषणा की है, एम्स नर्सेज यूनियन ने भी। तो साथियों मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि भाई 80-20 का अगर आप लोग इश्यू उसमें शामिल कर लेते हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि क्या आप लोगों की तनख्वाह वैसे भी अच्छी मिलती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। मैं तो ये चाहता हूं कि दिवाली के अवसर पे आप बेरोजगारों के लिए कुछ काम करें। मेनली बेरोजगारों के लिए नहीं, वो आपके खुद का भी मुद्दा है। कई लोग यूं कह रहे हैं, उनके नेताजी यूं कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारों के लिए भाई मैं लड़ रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, ये भी कहना है उनका। तो आपके जो आगे भविष्य में आने वाले जो वहां पे पदों पे आएंगे और गर्ल्स के साथ कोई नेगेटिव बात होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप आज ये बात बोल रहे हैं, तो अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि 80-20 के इशू में हम तुम्हारे साथ हैं और वो मुद्दा हमारा है, ये बात आप लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि एम्स की भर्तियों की बात चल रही है। कर्मचारी नेताजी, आपको मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये एम्स के कर्मचारियों का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, सेकंड पे बेरोजगारों का मुद्दा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्यों, क्योंकि भविष्य में आपके जूनियर्स है वो ज्यादातर गर्ल्स आएंगी। गर्ल्स सभी मजबूत होती है, लेकिन गर्ल्स को दबाने का ज्यादा प्रयास किया जाता है एम्स के जो डायरेक्टर साहब है उनके द्वारा और अन्य के द्वारा। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे गर्ल्स हैं, हमारी बहनें, जिनका हम हाथ जबरदस्त 1% भी कहीं भी शोषण नहीं होने देंगे, जबरदस्त तरीके से उनका साथ देंगे। और मैंने नर्सेज के लिए और जो मेडिकल विभाग में जितनी भी गर्ल्स हैं वो जिनके साथ शोषण होने का चांसेस रहता है, उनके लिए एक स्पेशल टीम गठित की हम लोगों ने। जहां भी किसी बहन को कोई दिक्कत आए, हम लोग उनके लिए तैयार खड़े मिलेंगे, ये प्रॉमिस है। चाहे कहीं भी जाना पड़े, गाड़ियां भर भर के जाएंगे और ऐसी तैसी कर करके आएंगे उन लोगों की जो हमारी बहनों को तंग करेंगे। साथियों, आप लोगों को अपनी या तो नेताजी और नेतागिरी छोड़ दो या अपनी बहनों की सुरक्षा करना भी शुरू कर दो। आज जब एम्स के डायरेक्टर इतना घटिया नियम बना सकते हैं हमारी बहनों के साथ शोषण करने के लिए एक तरीके से, तो फिर आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने में कहां डरते हो? आप लोग एक तरफ बात करते हो कि कंफर्ट वर्ड का यूज लिया, हमारे जो नर्सेज है उनके लिए कंफर्ट वर्ड का यूज लिया भर्ती के अंदर। तो साथियों, आप लोग क्या किया उसके बाद? आप लोगों ने कंफर्ट वर्ड का यूज कर लिया, क्या किया आप लोगों ने? उसके लिए कोई रास्ता निकाला, कुछ आंदोलन किया? किसी भी गर्ल्स ने आंदोलन किया? मेरी सिस्टर्स को भी मेरा यही कहना है कि आप लोग भी आंदोलन कीजिए, नहीं तो ये लोग इसी तरह से शोषण को बरकरार रखेंगे और आने वाले वक्त में पूरे प्रोफेशन पे ये लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे और ऐसी तैसी करते रहेंगे। तो साथियों, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रमोट का मुद्दा, 80-20 का मुद्दा और जो ये एग्जाम सेंटरों का ये सिस्टम है, इनका मुद्दा, और साथियों अन्य जो भर्तियां हैं जैसे रेट की भर्ती भी अब बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी। जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि तैयारी करना शुरू कर दें जोरदार तरीके से। बहुत जल्द डेट डाल दी जाएगी रेट की भर्ती की। साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि भाई रीट की भर्ती की मैं बात करता हूं तो रीट की भर्ती में शिक्षकों के लिए तुरंत प्रभाव से विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। जो बेरोजगार छात्र है, काफी 15 से 20 लाख बेरोजगार साथी हैं जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उन बेरोजगारों को तुरंत प्रभाव से अब मौका मिलना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों की भी अभी विज्ञप्ति जारी की, उसके लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस भर्ती को जल्द से जल्द आप खत्म करवाइए। ये नहीं हो कि फिर से 3-3 साल में अटकी रहे और पड़ी रहे। तो भर्तियां सरकार तुरंत प्रभाव से सारी की सारी पूर्ण करे और चिकित्सा विभाग में जैसे फार्मासिस्ट भर्ती पूर्ण करने के लिए हम लोग लगे हुए। दूसरा, नर्सिंग की जो स्थायी भर्तियां कम से कम 7 से 8 हजार पदों पे भर्तियां तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। हम लोगों ने जो यूटीपी की जितनी भी भर्तियां थी राजस्थान में, यूटीपी वाले सारे परमानेंट हो चुके हैं। तो मैं सरकार से एक दरख्वास्त करता हूं कि जो यूटीपी की सीटें खाली हुई हैं उन सभी सीटों पे वापिस पुनः भर्ती निकाले सरकार, पुनः उन पदों को सृजित करे और कम से कम 4500 से 4600 तो कम से कम हो गए। वैसे तो 6000 के नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुले हैं सारे के सारे, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस के और सबके मिला के 8000 के करीब पद तो अब भी मैं आप लोगों को रिक्त पदों की संख्या दे सकता हूं जो बिल्कुल सृजित करके और कल की तारीख में सरकार भर्ती निकाल सकती है। और बहुत ज्यादा वहां पे नर्सेज की जरूरत भी है, फार्मासिस्टों की भी जरूरत है और जो अदर जैसे पैरामेडिकल है तो उनकी भी बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भर्तियां थी। जो ये पुरानी फाइल थी जो हम करवा के लाए थे, जो पहले एक तरीके से बैकलॉग रह गया था, वो भी भर्तियां ड्यू पड़ी थी और उनको जोड़ जाड़ के पैरामेडिकल की भर्तियां निकाली गई थी। तो सरकार तुरंत प्रभाव से सारी की सारी भर्तियां पुनः एक बार फिर से निकाले और रिक्त पदों को सभी को भरे, सृजित करते हुए
होंगे और सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से आरपीएससी या अधीनस्थ आयोग द्वारा निकाली जाए, जिससे पारदर्शिता रहे भर्ती में और जो फ्रेशर्स है उनको भी मौका मिल सके। क्या केवल यही आप लोगों का सिस्टम नहीं चलता रहे कि आप नरेगा के बराबर पेमेंट देकर उनको संविदा के रूप में शोषण करके उन कर्मचारियों का और उनको बाद में 10 साल बाद आप 5-7 साल बाद परमानेंट करते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एएनएम की भी भर्तियां काफी खाली पड़ी है, एएनएम की भी भर्तियां आनी चाहिए जल्द से जल्द। मेडिकल विभाग की सारी भर्तियों पे हम लोग इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे के सारे मामलों में हम काम करेंगे। जल्दी से जल्द ओटी टेक्नीशियन है उसका भी कैडर बने और कैडर बना के और उसके तुरंत प्रभाव से जो हमने रिक्त पदों की मैंने आरटीआई लगाई निकलवाई थी और जो बताया था कि इतने पद खाली है, सारा हमने अतिरिक्त निदेशक साहब को दे दिया था। अतिरिक्त निदेशक साहब जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें। और साथियों बहुत जल्द मैं सीएचओ की एक भर्ती और लेके आ रहा हूं। कम से कम नर्सिंग वाले साथियों को 25,000 रोजगार देने का मैं वादा करता हूं, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहेगा तभी, क्योंकि 7 से 8,000 तो अभी ये भर्तियां करवा दी सीएचओ की कम से कम 5 से 6,000 भर्तियां और लेके आऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। और वो भी इसी 2-3 महीने के अंदर अंदर लेके आऊंगा। अभी केंद्र सरकार हमसे पे फिर से हम अटैक करने जा रहे हैं। जो सीएचओ के साथी जो इस सीएचओ वाले इस पेपर से कुछ लोग गिने चुने लोग पीड़ित भी थे कि हमारा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम लोगों की भर्तियों में ये दिक्कतें आई, कोई चीटिंग फिटिंग का या कोई भी आप लोगों को लगा हो तो भी मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। प्लस दूसरी एक सीएचओ की भर्ती की वापस से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ये मैं वादा करता हूं कि एक भर्ती और लेके आऊंगा साथियों आपके लिए। इसी 2 से 3 माह के अंदर अंदर एक भर्ती और करवाऊंगा और 1 जुलाई से सीएचओ का बैच शुरू करवा दूंगा साथियों। प्रमोट वाले साथियों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज दीपावली पर स्पष्ट रूप से आपसे वादा करता हूं कि किसी भी हाल में इसमें ऐसे प्रमोट नहीं हुए तो वैसे प्रमोट होंगे। वैसे प्रमोट का मतलब कि इसमें बोनस अंक दिलवाएंगे या जो भी सिलेबस कम करवाएंगे या किसी भी तरीके से कोई भी इसमें अच्छे से कोई नियम लागू करवा के और इस पूरे मामले को सुलझाएंगे, ताकि जब इंडियन नर्सिंग काउंसिल और इतनी दूर दूर से हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से इतनी लड़ाइयां लड़के जब ये काम करवा के लाए, इतनी मेहनत की है, तो इसको कम से कम पूरा तो हम हर हाल में करेंगे साथियों। चाहे कोई चिकित्सा मंत्री हो, चाहे कोई भी आ जाए मुख्यमंत्री, हम हर हाल में इस मुद्दे में जीत कर रहेंगे। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी साथी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक ये बातें पहुंच सके और हम लोग इस आंदोलन को मजबूत कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और हर मुद्दे पे हम लोग मजबूती से इन सरकारों के खिलाफ खड़े रहें और लड़ाई लड़ते हुए इन पूरी भर्तियों को करवाएं, प्लस प्रमोट का मुद्दा सोल्व करवाएं, प्लस अन्य बेरोजगारों के मुद्दे सभी सोल्व करवाएं साथियों। मैं आप लोगों के सदा साथ हूं। दीपावली की ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। और मैं इस बार सिर्फ इसीलिए नहीं गया हूं कि पूरी रणनीतियां मैं तैयार कर रहा हूं और यहीं दीपावली बनाएंगे, जैसे बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। सभी साथी जो मेरे साथ जुड़ना चाहे, दीपावली बनाना चाहे, वो आना चाहे, वो जयपुर में मिल भी सकता है मुझसे आज आराम से दीपावली पे, आज और कल 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जो जयपुर है वो मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। और सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों। आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता है दीपावली की ढेर सारी।